सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम शुरू करने वाले हैं आपका बिजनेस लॉ, जो आपका सेम 1 का सब्जेक्ट है। उसका हम पहला यूनिट आज शुरू करने वाले हैं। तो देखो, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि बिजनेस लॉ को पढ़ने का ना एक स्पेसिफिक मेथड है। क्योंकि आप सारे केस लॉ याद नहीं कर सकते, सारे ईयर्स याद नहीं कर सकते। आप लॉ स्टूडेंट तो है नहीं, कॉमर्स स्टूडेंट हैं। तो एक तरीका मैं बताऊंगी, उस तरीके से ही पढ़ना है ताकि आपको मेजॉरिटी चीज़ें याद रहें और आप अच्छे से अपना आंसर फ्रेम करके आ सको। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 1, और इसमें आपका पहला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग, करेक्टरिस्टिक एंड द काइंड। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो इंडिया के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड इश्यूज हैं या लॉ हैं उनको गवर्न करता है, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग जितने भी लॉज हैं वो ये गवर्न करता है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2H, आपको ये याद रहता है सेक्शन, बहुत बढ़िया। अगर सेक्शन याद नहीं रहता है तो आप डेफिनेशन को इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिख कर आओगे। अगर आपको सेक्शन याद है और एज इट इज़ डेफिनेशन पूरी याद है तो ही आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख के आओ, वरना इन्वर्टेड कॉमास में मत लिख के आओ, अपनी लैंग्वेज में लिख के आओ। जैसे कि मैंने नीचे एक और डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। हमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है। तो कॉन्ट्रैक्ट, इसने क्या कहा है कि कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल है बाय द लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल है बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखो क्या दे रखी है। एग्रीमेंट क्या होता है, अब हमने तो देख लिया कि कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज एग्रीमेंट? सो कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कंसिडरेशन के ऊपर बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। अब देखो, इसे यहाँ से समझो। एग्रीमेंट क्या होता है कि ऑफर होता है एग्रीमेंट के अंदर, और दूसरा एक्सेप्टेंस होता है। मतलब ये कि एक्स ने वाई को ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? कि आप ना ये काम जो है वो 6 दिन में कंप्लीट कर लेना, ये काम एक 6 दिन में कंप्लीट कर लेना, और उसके बदले मैं आपको 600 रुपये दूंगा, ठीक है। ये एक्स ने वाई को ऑफर दिया, ओके। अब ये था ऑफर, ओके। एक चीज़ हो गई, एक एलिमेंट हो गया। जब वाई ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, वाई ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि ठीक है मैं 6 दिन काम करूंगा और आप मुझे 600 रुपये दे देना, तो ये हो गया एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट के अंदर ऑफर मतलब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और जब वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्फोर्सिबल बाय लॉ क्या होता है? अगर कोई भी एग्रीमेंट किसी को लीगली बाइंड कर रहा है तो दैट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने, आपको छोड़ो, चिंटू को ले लेते हैं। तो ये चिंटू है। चिंटू ने मिंटू को बोला था कि आज रात वो उसके यहाँ डिनर पे आएगा, ठीक है। और मिंटू ने मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया था। मान लो चिंटू ने मिंटू को ऑफर दिया था कि आज रात तू मेरे यहाँ डिनर पे आ, और मिंटू ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। बट लेटर ऑन क्या हुआ? मिंटू को कोई काम आ गया और वो डिनर पे नहीं आ पाया। तो क्या इसके लिए चिंटू कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता, बिकॉज इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ये लीगली बाइंड नहीं है, ये सोशली बाइंड है बस। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल बाइंडिंग, मतलब जिसके लिए आप कोर्ट को अप्रोच कर सको। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। जैसे एक्स ने प्रॉमिस किया कि वो अपनी बाइक जो है वो वाई को सेल करेगा 20,000 रुपये की, और वाई ने इस चीज़ को एग्री कर दिया। तो यहाँ पे ऑफर हो गया, यहाँ पे हमारा ऑफर हो गया। उसके बाद हमारी एक्सेप्टेंस भी हो गई, ठीक है। और ये हमारा इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी है, ठीक है, क्योंकि ये लीगल बाइंडिंग नहीं है, सॉरी ये सोशल बाइंडिंग नहीं है, ये लीगल बाइंडिंग है। तो ये अल्टीमेटली हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज सारी चीज़ें अब आपकी इसी पे डिपेंड करेंगी। अब हम देख लेते हैं कि कुछ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या ये सारे एलिमेंट सेटिस्फाई होने चाहिए अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहना है। पहला, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि ए बी को ऑफर दे और बी उसे क्लियरली
एक्सेप्ट करे प्रॉपर तरीके से। तो वन पार्टी मस्ट टेक अ क्लियर डेफिनेट ऑफर एंड द अदर मस्ट एक्सेप्ट इट इन अ लॉफुल मैनर। मतलब ए ने बी को अगर ऑफर दिया है तो वो क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, और बी ने उसे प्रॉपर लीगल तरीके से एक्सेप्ट किया होना चाहिए। ओके, देन इसके बाद एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड और कम्युनिकेटेड। इसका मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस आपकी एब्सोल्यूट होनी चाहिए। अब देखो एब्सोल्यूट का मतलब ऐसे समझो, मान लो चिंटू है, चिंटू गया एक शॉप पे चला गया चिंटू। वहाँ पे शॉप वाले ने कहा, इसने पूछा कि ये एक क्या लेने गया है चिंटू, टाई लेने गया है, ये एक टाई लेने गया है। तो इसने टाई का प्राइस पूछा, तो शॉपकीपर ने पहले कहा कि टाई जो है वो 600 रुपये की है, ठीक है। चिंटू ने कहा कि नहीं 500 में दे दो, तो 500 चिंटू का ऑफर था। अब अगर शॉपकीपर इसको हाँ कर देता है तो ये होगा एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। बट अगर शॉपकीपर इसको यहाँ पे काउंटर ऑफर दे देते हैं कि नहीं 500 में नहीं 550 में दे देते हैं, 550 में दे दूंगा, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि उसने एब्सोल्यूटली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने काउंटर ऑफर दे दिया। तो ये होता है एब्सोल्यूट का मतलब। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है कि कोई भी और स्पेसिफिक कंडीशन ना रखे और प्रॉपरली कम्युनिकेट करे। मतलब अगर दुकान वाले ने आपका चिंटू का ये 500 रुपये वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया कि वो तो उसे बोले कि हाँ भाई QR लाओ पेमेंट कर दो, मैं पैक कर देता हूँ, तो प्रॉपर कम्युनिकेट भी होना चाहिए कि हाँ ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, वरना पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई तुमने एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, देन यहाँ पे केस लॉ है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। देखो केस लॉ को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आप इस केस लॉ को समझ लेना, ठीक है। अगर आपको ये केस लॉ नाम एज वेल एज ईयर याद रहता है तो लिख के आओ, ईयर याद नहीं रहता तो ईयर मेंशन करके मत आना, गलत ईयर मत मेंशन करके आना, बस गलत ईयर पे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अगर तुम्हें ये केस लॉ के नाम भी याद नहीं रहते तो यू कैन टेक इट टू द एग्जाम्पल, आप इसे एग्जाम्पल की तरह अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हो। यहाँ पे फैक्ट क्या था कि किसी एक का बच्चा खो गया था, मिसिंग बॉय हो गया था किसी का, और दूसरे वाले ने मतलब एक सर्वेंट था उसने बच्चे को ढूंढ दिया। अब बच्चे पे ना रिवॉर्ड था कि अगर आपने मिसिंग बॉय फाइंड कर लिया तो आप पे सच अमाउंट का रिवॉर्ड है, आपको पैसे दिए जाएंगे। बट ये बात सर्वेंट को पता नहीं थी, उसने बच्चा बस उसे तो मिल गया, उसने ढूंढ लिया ऐसी, ठीक है। लेकिन बाद में वो बोल रहा है कि मैंने तो बच्चा ढूंढ लिया तो अब इस पे जो रिवॉर्ड है वो मुझे पे करो, तो ऐसा नहीं होता। डिसीजन क्या आया था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया है ये ऑफर, इस बात की नॉलेज तो मुझे दी ही नहीं, मुझे कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो ये एक्सेप्टेंस विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर इज नॉट अ वैलिड, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि ऑफर को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा और एक्सेप्टेंस के बारे में भी नॉलेज देनी पड़ेगी कि आपने ये ऑफर जो है वो एक्सेप्ट किया है। नाउ टेक इट टू द सेकेंड वन, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। मतलब एग्रीमेंट का मतलब ये होना चाहिए कि अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो उसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। अगर आपने कोई सोशल, मॉरल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट किया है तो दैट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे बेलफोर वर्सेस वेलफोर 1999 का केस था। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक हस्बैंड थे, ओके, उन्होंने अपनी वाइफ को ये बोला था कि मैं आपको $30 कुछ अमाउंट था वो पे करूँगा, ठीक है। जैसे हस्बैंड वाइफ में नॉर्मल कम्युनिकेशन चलती है वैसे बोल दिया था। लेटर ऑन क्या हुआ कि हस्बैंड और वाइफ सेपरेट हो गए और इन लोगों का डिवोर्स हो गया, अब वाइफ जाती है कोर्ट में और कोर्ट में बोलती है कि इन्होंने तो मेरे को बोला था कि ये मेरे को इतना अमाउंट पे करेंगे, अभी पे नहीं कर रहे। सो क्या आप तुम खुद बताओ कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा ना, बिकॉज इट इज़ नॉट अ लीगली बाइंड। उस टाइम पे हस्बैंड वाइफ के बीच में एक नॉर्मल कम्युनिकेशन चल रही है और उसमें कुछ बोल दिया तो दैट इज़ नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन, दैट कैन बी अ सोशल, मॉरल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट, बट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहाँ पे कुछ फैक्ट वगैरह मैंने इसके पूरे मेंशन किया, आप रोक के पढ़ लेना, बाकी मैंने आपको समझा दिया। थर्ड इज लॉफुल कंसिडरेशन। आपका कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। मतलब अगर बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए और बी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ए बी को कुछ देगा, एनीथिंग कुछ देगा, और बी उसके बदले में कुछ दे, उससे ए को कुछ देगा। जैसे मान लो ए ने कहा बी को कि मैं आपको 500 रुपये दूंगा और इसके बदले में बी को ए को क्या देना है? उसकी बिल्डिंग बनानी है, कोई बिल्डिंग तैयार करनी है, ठीक है। तो ए ने बी को कुछ देना और बी ने ए को कुछ देना है, तो दोनों पार्टी के बीच में कंसिडरेशन है, मतलब समथिंग इन रिटर्न फॉर बोथ द इंडिविजुअल।
और ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे भी हो सकता है। मतलब ए ने ये बोला कि पहले आप बिल्डिंग बना लो, उसके बाद मैं आपको 500 रुपये दूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि कंसिडरेशन जो बी ए को दे रहा है वो पहले हो जाएगा, तो दैट विल बी द पास्ट, और ए जो बी को देगा वो फ्यूचर में होगा। तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे भी हो सकता है, बट ये कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, नॉट इलीगल, इमोरल या अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मान लो ए ने बी को प्रॉमिस कर दिया, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि आप ना क्या करो, हाँ आप मुझे 2 लाख रुपए दो, और ए ने बी को बोला कि आप मेरे को 2 लाख रुपए दे दो और मैं आपको बुर्ज खलीफा दे दूंगा, या बुर्ज खलीफा छोड़ो ताजमहल ले लेते हैं, कि मैं आपको ताजमहल आपको दे दूंगा 2 लाख रुपए में। तो क्या ये पॉसिबल है? इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इलीगल, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो ऐसा कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। कैपेसिटी ऑफ द पार्टी मतलब कि जो पर्सन है वो मेजर होना चाहिए, मतलब 18 से अबव होना चाहिए, साउंड ऑफ माइंड मतलब पागल नहीं होना चाहिए, उसका दिमाग खराब नहीं हो गया होना चाहिए, या मेंटल हॉस्पिटल से नहीं आना चाहिए, दिमाग बिल्कुल सही चल रहा होना चाहिए, ठीक है। एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ, और लॉ ने भी उसको ऐसा कुछ नहीं बोला होना चाहिए कि ये जो पर्सन है वो इंसॉल्वेंट हो गया है या एलियन एनिमी है। एलियन एनिमी क्या होता है कि मान लो अगर हमारा अभी पाकिस्तान से वॉर शुरू हो जाए, वैसे तो ना हो, जस्ट इन टेकिंग एन एग्जांपल, अगर पाकिस्तान से वॉर शुरू हो गया है तो पाकिस्तान के जितने भी रिलेटेड बिजनेसमैन होंगे ना वो हमारे लिए एलियन एनिमीज हो जाएंगे। तो वो लोग वॉर के टाइम पे उनके कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड खत्म हो जाता है, दे विल कॉल द एलियन एनिमी, सो वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टी में ये 3 कंडीशन आती हैं, ठीक है। यहाँ पे केस लॉ दे रखा है, मोरेर बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष 1903। तो इसमें क्या हुआ था कि एक माइनर ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रख दी थी। मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी रख के उस पर पैसे उठा लिए थे, ऐसा कुछ हो गया था, और लेटर जो है माइनर ने क्लेम किया कि मेरे को तो अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। तो वो क्लेम गवर्नमेंट ने कहा, कोर्ट ने कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोनों के बीच में, ये वॉइड एब इनिटो था, मतलब बिगनिंग से ही वॉइड था। वॉइड का मतलब क्या होता है कि बिगनिंग से ही ये वैलिड नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट बिगनिंग से ही वैलिड नहीं था, क्योंकि माइनर के साथ आप एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते माइनर के साथ। तो माइनर एग्रीमेंट और ऑलवेज वॉइड, अगर आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो तो वो हमेशा ही वॉइड होता है। वॉइड का मतलब क्या होता है कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आप कोर्ट में जाके उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था और अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा, आप कोर्ट में उसकी कोई हेल्प ले ही नहीं सकते, तो दैट इज ऑलवेज वॉइड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब दोनों ही एग्री हुए हैं तो सेम थिंग पे वो एग्री हो विदाउट एनी लाइक कोई प्रेशर वगैरह ना हो, अपनी मर्जी से सेम थिंग पे एग्री हो। जैसे इट मस्ट बी फ्री, किसी भी इन्फ्लुएंस में आके फ्रॉड या मिस इंटरप्रिटेशन या मिस्टेक की वजह से वो लोग एग्री ना हुए हो, अपनी मर्जी से एग्री हुए होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक केस लॉ है ये, इसमें क्या हुआ था कि विडो को फोर्स किया गया था कि जब तक वो एक बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर लेती उसके हस्बैंड की बॉडी का क्रिमेशन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या था कि विडो ने अगर अडॉप्ट कर भी लिया उस बॉय को और बाद में उसने कोर्ट में जाके अपील की, तो कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि ये जो उसकी कंसर्न थी वो फ्री नहीं थी, उसको प्रेशराइज किया गया था कि तब तक उसके हस्बैंड का क्रिमेशन नहीं होगा, तो दैट इज नॉट अ फ्री कंसर्न। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ओके। देन आता है नेक्स्ट लॉफुल ऑब्जेक्टिव। लॉफुल ऑब्जेक्टिव मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल या अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पियर्स और ब्रॉक का केस आता है। ब्रॉक जो था, ब्रॉक एक पर्सन थी, उसने पियर्स से एक घोड़ा तांगा लिया था, ठीक है। घोड़ा तांगा कैसे बताऊँ अब तुम्हें, घोड़ा तांगा तो आई गेस तुम्हें पता ही होगा, घोड़ा तांगा लिया था। अब पियर्स को ये पता था कि वो जो घोड़ा तांगा ब्रॉक यूज़ करेगी वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज़ करेगी, ठीक है, जो कि इमोरल यूज़ है। बाद में क्या हुआ कि ब्रॉक ने इस पर्सन को, ये जो पर्सन था पियर्सन, इसको पेमेंट नहीं किया, तो पियर्सन ने क्या किया, कोर्ट को अप्रोच किया। तो कोर्ट ने ये बोला कि जब इसको पहले से पता था कि ये जो ब्रॉक है वो इसको, मतलब ये जो इसका घोड़ा तांगा है उसको प्रोस्टिट्यूट के लिए यूज़ करेगी, जो कि इमोरल यूज़ है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ही लॉफुल नहीं था। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल था, और अब यहाँ पे आप कोई क्लेम नहीं ले सकते हो, ठीक है। देन आता है सर्टेनिटी एंड पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस।
कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करो जो पॉसिबल भी हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मत करो कि जो इम्पॉसिबल हो, कि मतलब आसमान को छू के आ जाओ, स्काई टच, अगर आप आसमान को छू के आ जाओगे तो मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगी, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट मस्ट बी डेफिनेट एंड पॉसिबल वन। वेग या इम्पॉसिबल एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होते हैं, ठीक है। नॉट एक्सप्रेसिवली वॉइड, मतलब ये कि कुछ जो एग्रीमेंट होते हैं ना वो एक्सप्रेसिवली ही वॉइड होते हैं, मतलब वो कोर्ट ने कह दिया है कि अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट किया है इन 3 चीज़ों के रिगार्डिंग तो वो वॉइड ही होगा। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है। पहली, रिस्ट्रेन फ्रॉम ट्रेड, मतलब अगर आपको कोई ट्रेड करने से रोकता है और आपके साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप ट्रेड मत करो, तो वह एक्सप्रेसिवली वॉइड है। आपको कोई शादी करने से रोकता है तो भी एक्सप्रेसिवली वॉइड है। अगर आपको आप कोई कहे ना कि शादी मत करना तू मेरे लिए या कुछ भी, तो आप उसके लिए ना केस कर सकते हो, मतलब बोल सकते हो कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अब अपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए। एंड वेगरिंग एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में ना अभी आगे भी पढ़ेंगे, तो अभी आप बस यहाँ समझ लो, ये कंडीशन याद रख लो, आगे अब हम डिटेल में से और पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा आता है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसको हम 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला, बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, ठीक है। इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इस कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन थी और अब ये पर्सन ना परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हो, दैट इज़ इन्फोर्सिबिलिटी। अभी पहले तो आपको बता ही दिया है मैंने, तो आई होप आपको याद होगा। तो सबसे पहला होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जितनी भी हमने इसेंशियल कंडीशन अभी पढ़ी है ना, वो सारे इसेंशियल एलिमेंट ये सेटिस्फाई करता है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमारा कहलाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि एक्स एग्री टू सेल हिज कार टू वाई फॉर 5 लाख रुपीज़ एंड वाई एग्री टू बाय, तो दैट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक ने ऑफर दिया और दूसरे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो दैट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड था, स्टार्टिंग में तो वैलिड था, बट बाद में ये सीज टू बी इन्फोर्सेबल हो गया, मतलब बाद में सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि अब ये वैलिड नहीं रहा ड्यू टू सम रीजंस, या तो कोई ऐसी कि मतलब लॉ चेंज हो गया या फिर इम्पॉसिबिलिटीज़ कुछ ऐसी अराइज हो गई। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो जो राइस है वो वाई को देगा, और एक्स जो है वो दूसरी कंट्री का है और वाई जो है वो दूसरी कंट्री का है। लेटर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ऑफ राइस पे ही बैन लगा दिया, तो अब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम पे तो ये वैलिड था, लेकिन अब ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन अब सेटिस्फाई करना एक्स के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट ने अब बैन लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने केस लॉ भी दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसे प्रॉपर याद करो, बट हाँ आप इसे पढ़ सकते हो एक बार। नेक्स्ट आता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है कि वो एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही फ्रॉम अ वेरी बिगनिंग नॉट इन्फोर्सिबल एट ऑल, जैसे कि हमने अभी देखा था कि अगर हम माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वॉइड होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो एग्रीमेंट विद द माइनर, सेम केस जो ऊपर हमने पढ़ा था वही केस आप इसमें लिख के आ सकते हो। देन आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वैलिड तो रहते हैं और इन्फोर्सिबल भी रहते हैं, जब तक कोई एक पार्टी ये ना कह दे कि भाई ये जो था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया गया था वो मेरी कंसर्न के बगैर किया था। मान लो ए ने, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है गाइस, यहाँ पे देखो एग्जांपल, ए ने बी को थ्रेट किया, डराया धमकाया और फिर उससे साइन करा लिया एग्रीमेंट पे। लेटर मतलब अगर बी इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है तब तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और इन्फोर्सेबल है, लेकिन अगर बी ने बाद में जाके बोल दिया कि इसने तो मुझे डराया धमकाया था और तब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है मैंने। देन आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो फॉरबिडन बाय लॉ है, मतलब वो स्टार्टिंग से ही आपके वॉइड होते हैं। जैसे कि आपने कोई क्रिमिनल एक्ट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है, जैसे कहते हैं ना सुपारी दे देना, कि मर्डर के लिए किसी ने सुपारी दे दी कि आप ना एक्स का मर्डर कर दो, ठीक है। ये वो एक्स नहीं है जो तुम समझ रहे हो, एक्स का कोई भी एग्जाम्पल ले रही हूँ बस, कि एक्स का मर्डर कर दो, ठीक है, और इसके बदले में आपको 2 करोड़ रुपए दे दूंगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना इलीगल है, इसके बदले में आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि मैंने इसको बोला था कि एक्स का मर्डर कर दो, इसने किया नहीं, या फिर मैंने एक्स का मर्डर कर दिया बट अभी मुझे 2 करोड़ नहीं दे रहा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे ये वाला केस लॉ मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था, आप ये वाला केस लॉ इसमें लिख के आ सकते हो। देन आता है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड तो थे सब्सटेंस में, बट अब वो इन्फोर्स नहीं हो सकते कोर्ट में कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से। मतलब मान लो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में नहीं लिखा, या स्टैम्प नहीं लगवाई, या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको बनाने में या टेक्निकल डिफेक्ट आपने कर दिया जिसकी वजह से वो इन्फोर्सेबल नहीं है। ओके, अब आता है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ बेस ऑफ फॉर्मेशन। अभी तक हमने पढ़े इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे, अभी तक हमने इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे पढ़े, अब हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो पहला होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो शब्दों में कहा जाए, बोला जाए या रिटर्न में लिखा जाए। जैसे एक्स ने एग्री किया रिटर्न में कि वो जो है हाउस बेचेगा वाई को 50 लाख का, ठीक है, तो दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि वो शब्दों में कहा नहीं जाता बट खुद से समझना होता है, ठीक है। जैसे कि आप जो है बस में चढ़ गए, मान लो आप दिल्ली में रहते हो और आप बस में चढ़ गए, तो ये ऑब्वियस है कि आपको टिकट लेना है, ठीक है। अगर आप बस में चढ़ गए और आपने टिकट नहीं लिया और बाद में उतरते टाइम आप टीटी को बोल रहे हो या कंडक्टर को बोल रहे हो, या फिर आपको किसी ऑफिसर ने पकड़ लिया उसको बोल रहे हो कि भाई ये बस के कंडक्टर ने तो मेरे को बोला ही नहीं टिकट लेना है, तो वो आपको ना 2 थप्पड़ भी लगा सकता है कि भाई हद है, ये तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तुम्हें खुद पता होना चाहिए। ओके, देन हो जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब देखो, हम इसे क्वासी को ना अभी डिटेल में पढ़ेंगे, या तो इसी वीडियो में मैं कवर करा लूँगी या नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ाऊँगी। अभी आप ये समझो कि ये जो होता है ना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है कि दोनों का एग्रीमेंट होता नहीं है, मतलब एग्रीमेंट नहीं होता किसी का, बट किसी के अच्छे के लिए जो कोर्ट है या लॉ है किसी के अच्छे के लिए आपको वो करने के लिए बोल देता है कि आप ये कर लो, ठीक है। तो नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ, प्रिवेंट अनजस्टिस एनरिचमेंट। तो बेस्ड कैश प्रिंसिपल का नो वन शुड बी अनजस्टली एनरिच एट द कॉस्ट ऑफ अदर। जैसे कि ए लीव गुड एट बी हाउस बाय द मिस्टेक, मान लो ए ने बी के घर पे गलती से सामान छोड़ दिया और बी ने उसे यूज़ कर लिया, तो बी ए को पे करेगा, भले ही ए की गलती है उसने सामान कर लिया बट ए पे करेगा। ऐसे ना देखो आप इसको और अच्छे से ऐसे समझो, मान लो चिंटू था, चिंटू ने बर्गर ऑर्डर करा लेकिन डिलीवरी बॉय ने वो मिंटू को दे दिया, मिंटू के घर दे दिया और मिंटू ने उसे खा लिया, ठीक है। अब चिंटू को ये बात पता चली, चिंटू मिंटू के पास गया और उसने बोला कि आपने मेरा बर्गर खा लिया, अब आप मुझे पे कर दो। तो चिंटू कह रहा है कि मैंने तो ना मिंटू बोल रहा है कि बर्गर मेरे घर पे आया था और मेरे को पता नहीं था तुम्हारा था, मैंने तो खा लिया। तो भाई अगर ये मिंटू मना कर रहा है ना पैसे देने के लिए, तो चिंटू इस पर केस कर सकता है बिकॉज इट इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देखो ये ई कॉन्ट्रैक्ट मैंने सिर्फ इसमें बता दिया है जस्ट फॉर योर नॉलेज, इसका एग्ज़ाम से कुछ मतलब आ सकता है एग्ज़ाम में, बट ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इन इंडिया के अंदर कवर होता है, ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कवर नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू, सॉरी गाइज, इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, जैसे आपने कोई भी अमेजोन की टर्म ऑफ सर्विस पे क्लिक कर दिया आई एग्री, ठीक है, तो आपने ई कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे साइन कर दिया और उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके लिए आप एग्री कर चुके हो, आपके और अमेजोन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ओके, अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ बेस ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेस पे। अभी तक हमने इन्फोर्सिबिलिटी और फॉर्मेशन के बेसिस पे पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसमें पहला आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहाँ पे दोनों ही पार्टी ने अपना अपना जो काम था वो कंप्लीट कर दिया, अपनी अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दी। मान लो एक्स सेल अ कार टू वाई एंड वाई पे अ प्राइसेस, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्लिगेशन है वो दोनों की ही अभी ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, मतलब दोनों ने ये ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करी है, ठीक है, तो दैट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल इसका दे दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि एक पार्टी ने ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी है लेकिन दूसरी पार्टी ने अभी नहीं करी है। जैसे रिवॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट था कि एक ए ने ऑफर किया था कि मैं 10,000 दूंगा जो भी मेरा कुत्ता ढूंढ के लेके आएगा, और बी ने उस कुत्ते को ढूंढ लिया, तो बी ने तो अपना काम कर दिया बट अभी ए ने उस कुत्ते के बदले में पैसे नहीं दिए, तो दैट इज़ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक ने कर दिया दूसरे ने अभी पे नहीं करा है। यहाँ पे कार्ली एंड कार्बल स्मॉक बॉल केस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना, मैं आपको समझा देती हूँ। उसमें क्या हुआ था कि कंपनी ने एडवाइस किया था कि वो 100
अमाउंट देगी, रिवॉर्ड देगी किसी भी पर्सन को जो स्मोक बॉल को यूज़ करता है। और इनका क्लेम ये था कि अगर आप हमारी स्मोक बॉल को यूज़ करोगे तो आपको फ्लू नहीं होगा। अब मिसेस कार्ली ने क्या किया, स्मोक बॉल को यूज़ किया, लेकिन उन्हें फिर भी फ्लू हो गया। तो उन्होंने अपना रिवॉर्ड जो था वो क्लेम किया। ये वैलिड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मिसेस कार्ली ने अपना काम कर दिया है। अब कंपनी, कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी का जो काम है रिवॉर्ड देना, वो अभी बाकी है। तो इट इज़ यूनिलेटरल, क्योंकि एक ने ऑब्लिगेशन कर दी है बट दूसरी की ऑब्लिगेशन अभी बची हुई है। सो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने मीनिंग कंप्लीट कर लिया, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे विद द इम्पॉर्टेंट केस लॉस के साथ, ठीक है। और इस वीडियो को हम अभी हम यहीं तक रखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। चैनल पे धीरे धीरे आती रहेगी, पढ़ते रहना टाइम से, बिल्कुल एंड वक्त के लिए कुछ मत छोड़ना, और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।